नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है दोस्तों हमारे जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1985, 1986 या फिर 1924 से 1925 तक, या फिर 1990 से 1991 वाले बजट में, या फिर 1950 से 1951 वाले बजट में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1924 से 25 वाले जो बजट था हमारा वित्त वर्ष का, उसमें ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने इसको 21 सितंबर 2016 में एक इन्होंने प्रस्ताव लेके आए और फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे अरुण जेटली ने इनको पहली बार रेलवे बजट और आम बजट मतलब कि यूनियन बजट को कंबाइन कर दिया और दोस्तों 2017 में इसको कंबाइन करके पेश किया था। ठीक है, आपके पास मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि अब अगर हम बात करते हैं तो अब तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही बार पेश होते हैं, रेलवे बजट भी और आम बजट भी। लेकिन 1924 और 25 में ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे इनको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की प्रथम रेल कब चली थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1853 में, 1825 में, 1824 में, या फिर 1724 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1825 में पहली विश्व की पहली रेल चली थी दोस्तों, जो कि इंग्लैंड में चली थी। अगर हमसे पूछता भारत में पहली बार रेल कब चली थी तो होता दोस्तों 1853। आंसर मैंने आपको बता ही रखा है, लेकिन इसमें पूछा गया है विश्व की प्रथम रेल तो होगा आंसर 1825। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, या फिर 18,200 किलोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। दोस्तों अगर हमसे पूछता है कि तटीय रेखा कितनी है तो हमारा होगा दोस्तों 7516 किलोमीटर, मतलब कि कोस्टल लाइन। और अगर हमसे पूछ लेता है मेन कोस्टल बाउंड्री कितनी है तो वो होगा दोस्तों 6100 किलोमीटर। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों, भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, या फिर म्यांमार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भारत की सीमा साझा होती है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के बाद आता है चाइना, और चाइना के बाद आता है दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार के बाद पहले नेपाल भी आता है, लेकिन हम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दोस्तों इसके बाद तो म्यांमार ही आएगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आएगा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों चाइना, और तीसरे नंबर पे आएगा पाकिस्तान, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यांमार आएगा चौथे नंबर पे। अदरवाइज वैसे म्यांमार जो होता है दोस्तों वो 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में या फिर पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, 6 मिनट, या फिर 5 मिनट 30 सेकेंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 8 मिनट 19 सेकेंड लगती है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है दोस्तों, 19 सेकंड की जगह आपको कभी कभी ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल सकता है, तो आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको 19 सेकंड या 20 सेकंड कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 8 मिनट 19 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, पृथ्वी पर औसत घनत्व कितना होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी पर औसत घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देशांतर दूरी, देशांतर गैप, गोरे, या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोरे। इंग्लिश में दोस्तों लिखे होते हैं इसकी स्पेलिंग GORE। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो वहाँ पे होगा GORE। इंग्लिश में बता देता हूँ दोस्तों, देशांतर रेखा को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन या फिर लॉन्गिट्यूडनाइल। ठीक है दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है आपने देखी होगी, पृथ्वी पे दो तरीके की लाइन होती है। एक तो ऐसे होती है, सीधी 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 ऐसे, और कुछ लाइन दोस्तों ऐसी होती है, यहाँ से ऐसे
ऐसे ही जो लंबी वाली लाइन होती है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम देशांतर रेखा, ठीक है। और जो ऐसी लाइन होती है दोस्तों, इसमें तो आप जानते ही हैं, ये मतलब जो सीधी लाइन होती है मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, इसमें ही हमारी इक्वेटर भी आती है, भूमध्य रेखा भी, इसमें बीच लाइन जो होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है बताइए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, मतलब कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, GORE, मतलब कि गोरे कहते हैं। और अगर हमसे पूछ लिया है दोस्तों कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस इनके बीच में होती है, तो दो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है दोस्तों, इनके बीच में मैक्सिमम दूरी कहाँ पे होती है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा गैप होता है। और यहीं पे दोस्तों ये मैक्सिमम जो होती है 111 किलोमीटर होती है। वैसे तो 111 किलोमीटर 0.32 किलोमीटर होती है, लेकिन अप्रॉक्स अगर हमारे क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे होता है 111 किलोमीटर लंबाई मैक्सिमम हो सकती है दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में दोस्तों। और ये कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है, ठीक है। और अगर हमसे पूछ लिया दोस्तों सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है, तो वो कहाँ पे होती है दोस्तों, वो होती है पोल्स पे, क्योंकि वहाँ पे जाके दोनों की दोनों लाइनें जो भी होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो ये वाली लाइन होती है ये कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पृथ्वी गति करती है, मतलब कि पृथ्वी अपनी दूरी जो होती है उसकी वो कहाँ पे घूमती है, उस पर एक्सिस पे किस डायरेक्शन में घूमती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, भारत में सबसे ज़्यादा आम बजट को किसके द्वारा पेश किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, पी चिदम्बरम, या फिर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा ही दोस्तों आम बजट को सबसे ज़्यादा बार पेश किया गया है। दोस्तों ये कितनी बार किया गया है, 10 बार। मैक्सिमम टाइम इन्होंने ही इस बजट को पेश किया था दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों पी चिदम्बरम, जो है ये भी हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, और इन्होंने इसको 9 बार पेश किया। कितनी बार दोस्तों, 9 बार। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर प्रणब मुखर्जी आते हैं, जिन्होंने इसको 8 बार पेश किया, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बार आम बजट को किसके द्वारा पेश किया गया, तो हमारे पास क्या आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के द्वारा ही सबसे ज़्यादा बार, मतलब कि 10 बार पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है दोस्तों, निम्न में से किसे गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन प्रपोजल, इरविन प्रपोजल, या फिर माउंटबेटन प्रपोजल। दोस्तों यहाँ पे क्रिप्स मिशन भी लिखा हो सकता है, या फिर साइमन कमीशन भी लिखा हो सकता है, ऐसी कोई, तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रपोजल या फिर क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। दोस्तों ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में भारत में भेजा था, ताकि भारत को फिर दोबारा अपने सपोर्ट में लिया जा सके भारत के लोगों को, ठीक है। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, और गांधी जी ने इसको कहा था ये एक ऐसा चेक है जिसको डेट निकल चुकी है, मतलब जिससे कैश नहीं किया लिया जा सकता, ठीक है। इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, ऐसा चेक जिसकी डेट पास आउट हो चुकी है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1917, 1920, 1922, या फिर 1942। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 1920 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। लेकिन गांधी जी ने इसको 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि एक मतलब कि पुलिस की एक वो था थाना, उसको जला दिया गया था, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे। और दोस्तों जो गांधी जी थे वो अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए इससे आहत होकर उन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है। स्टार्टिंग पूछता तो 1920 और कब खत्म कर दिया था, तो फरवरी 1922 में इसको खत्म कर दिया था, सितंबर 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के, या फिर वित्त सचिव के। इसका सही आंसर है दोस्तों फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा ही 1 रुपए के नोट को हस्ताक्षर किया जाता है। और दोस्तों अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आज प्रेजेंट में हमारे वित्त सचिव कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, अजय भूषण पांडे हैं। दोस्तों जो 1 रुपए का नोट होता है भारत सरकार के द्वारा गारंटी होती है, ठीक है, भारत सरकार की गारंटी होती है 1 रुपए का नोट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 152, या फिर अनुच्छेद 352। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 के तहत, मतलब कि आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को
पॉर्डन का पावर होता है, मतलब कि क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में समझा देता हूँ। जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करके 5 तरीके से, मतलब कि 5 तरीके से क्षमादान कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। तो पहला होता है पॉर्डन, मतलब कि क्षमादान दे देना। मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने, जो भी जिसको भी गिल्टी ठहराया गया था, राष्ट्रपति के पास वो समाधान करने के लिए एक अपनी गुहार लगाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये बिल्कुल से मतलब कि निर्दोष है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो पॉर्डन पावर इस्तेमाल करते हैं, उसको पूर्णतः क्षमा कर देते हैं। मतलब कि वो कभी भी उसके ऊपर जो अपराध थे वो उन्होंने नहीं किए थे। दूसरा होता है दोस्तों रेप्रीव, मतलब जिसको हम कहते हैं प्रतिलंबन। मतलब इसका क्या होता है दोस्तों, किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना। मतलब कि किसी को सजा दी गई है, उसको कुछ समय के लिए उसको टाल देना। जैसे कि फांसी की सजा किसी को होनी थी 10 तारीख को, तो राष्ट्रपति के पास अगर वो गुहार लगाता है क्षमादान के लिए, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसको 10-15 दिन या फिर 20 या फिर 25 दिन के लिए उसको रोक देते हैं। ठीक है। एक होता है दोस्तों रिमिशन, मतलब कि परिहार। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, सजा का समय कम कर देना। मतलब कि मान लीजिए किसी को अगर 2 साल की सजा मिली है, तो उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, उसकी सजा को कम कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब कि वो 1 साल कर दिया जा सकता है, फिर 1.5 साल। ठीक है। पास है कॉम्यूटेशन, मतलब होता है दोस्तों लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे मृत्यु दंड को दोस्तों किस में बदल देना, कारावास में बदल देना, या फिर कोई कठोर दंड में बदल देना, मतलब कि उसकी मृत्यु को ना लेना। ठीक है। मृत्यु दंड को किसी, जैसे कि काला पानी की सजा कर दी, मतलब कि मृत्यु दंड के बदले उन्हें क्या दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया। इस तरीके से भी राष्ट्रपति उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है दोस्तों विराम। विराम का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी गुनहगार को राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए विराम दे देते हैं। जैसे कि ये दोस्तों स्पेशल कंडीशन में होता है, जैसे कि शारीरिक अपंगता किसी को हो जाए, या फिर कोई भी महिला मान लीजिए प्रेग्नेंट है वो, तो उस समय में भी राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसकी सजा को थोड़े दिनों के लिए क्या करते हैं, विराम कर देते हैं, ताकि दोस्तों क्या करें, उसकी सजा तो सेम रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको मतलब कि फिजिकल कारणों से उसको सजा माफ कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था राष्ट्रपति जी के द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया, जो कि दोस्तों आर्टिकल 72 में दी गई है, मैंने आपको बताया। और दोस्तों ऐसी ही शक्तियां प्राप्त होती है किसके पास दोस्तों, राज्यपाल के पास भी होती हैं। और राज्यपाल के पास दोस्तों आर्टिकल 161 के तहत होती है। किसके तहत दोस्तों, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास होती है। और हमसे पूछा गया राष्ट्रपति के, तो दोस्तों आर्टिकल 72। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1920 में, 1922 में, 1930 में, या फिर 1919 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के दोस्तों दांडी तक 358 किलोमीटर की पैदल मार्च किया गया था। और दोस्तों इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ इसको पूरा किया था। और दोस्तों नमक कानून तोड़ करके गांधी जी ने वहाँ पे समुद्र के किनारे नमक बनाया था। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, या फिर तिब्बत का पठार। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, दक्कन के पठार को ही कहते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार। और दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार लिखा हुआ है, इसको हम भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का रूर। और दोस्तों जो तिब्बत का पठार लिखा हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, या फिर साबरमती नदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदा नदी को ही जाना जाता है गुजरात की जीवन रेखा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, निम्न में से किस नदी को असम का शोक कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को, मानस नदी को, बराक नदी को, या फिर धनसिरी नदी को। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं असम का शोक। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, या फिर हाइड्रोलॉजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पेट्रोलॉजी कहा जाता है किसके अध्ययन को दोस्तों, चट्टान के अध्ययन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म पाया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर गुजरात। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, झारखंड में ही पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, या फिर 13 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने दोस्तों, किस फल को फलों की रानी एवं फलों का राजा
के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद ही बताना होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए आप, क्योंकि आपकी कमेंट से दोस्तों हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं और हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो हमारे लिए सफल हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये सफल जब ही होगी जब जो भी हम जितना भी इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट आपके द्वारा हम निकाल सके। आउटपुट मतलब कि दोस्तों जो भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं और आप अपने एग्जाम में अपने सरकारी नौकरी पाने का सपना जो है दोस्तों, जो आपने देखा है और आपके माता पिता ने देखा है, वो आपका साकार हो सके। इसलिए दोस्तों वीडियो को देख के लाइक करके और शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दिया कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच में टू वे कम्युनिकेशन सफल हो सके। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।